देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा करोड़पति के इस ज्ञान के मंच पर आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करने जा रहे हैं मुगलों की। तो पहला सवाल यह उठता है कि आखिर ये मुगल थे कौन? सोचिए, ये वो लोग थे जिनके खून में दो महान योद्धाओं का वंश दौड़ता था। एक तरफ थे चंगेज खान, जो अपनी मंगोल ताकत के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थे तैमूर, जिन्होंने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। मुगल इन्हीं दो शक्तिशाली वंशों के वारिस थे। वे मध्य एशिया की फरगना घाटी से आए थे, जो आज के उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। उनका सपना सिर्फ एक छोटे से राज्य पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि वे अपने पूर्वजों की तरह एक विशाल साम्राज्य बनाना चाहते थे। यह कहानी है महत्वाकांक्षा, साहस और एक नए देश को अपना घर बनाने की। मुगल शब्द असल में मंगोल से ही निकला है, लेकिन वे खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वे खुद को तैमूरी कहते थे, क्योंकि उन्हें तैमूर के वंशज होने पर ज्यादा गर्व था। उनकी भाषा तुर्की थी और उनकी संस्कृति पर फारसी प्रभाव बहुत गहरा था। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के बड़े पारखी भी थे। उनका सफर मध्य एशिया की धूल भरी वादियों से शुरू हुआ और हिंदुस्तान की हरी भरी जमीन पर आकर एक नई मंजिल पाई। यह एक ऐसे सफर की दास्तां है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया और एक नए अध्याय की शुरुआत की। जब हम मुगलों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ताजमहल, किले और शानदार इमारतों की तस्वीरें आती हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इमारतों की नहीं, बल्कि इंसानों की है। ये कहानी है एक बादशाह की, जो अपना सब कुछ खोकर एक नई उम्मीद की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। ये कहानी है उन शासकों की जिन्होंने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे अपना घर बनाया। उनकी जड़ें मध्य एशिया में थीं, लेकिन उनकी शाखाएं और पत्ते हिंदुस्तान की मिट्टी में फैले और यहीं फले फूले। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया और अपनी संस्कृति से उसे और भी समृद्ध बनाया। तो आइए देवियों और सज्जनों, इस ऐतिहासिक सफर पर मेरे साथ चलिए। हम जानेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मुगलों को भारत आने पर मजबूर किया। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो लगभग 300 सालों तक चला। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि यह उन सपनों, उन संघर्षों और उन विरासतों को समझने की एक कोशिश होगी जो मुगल आज भी हमारे लिए छोड़ गए हैं। चलिए इस ज्ञान के खेल को आगे बढ़ाते हैं और मुगल साम्राज्य के शानदार इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से हिंदुस्तान में मुगल युग का आगाज हुआ। इस कहानी का नायक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना, लेकिन उसकी किस्मत में आराम कहां लिखा था। उसे अपने ही रिश्तेदारों और दुश्मनों से लगातार लड़ना पड़ा। उसने समरकंद, जो उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी थी, को 2 बार जीता और दोनों बार उसे खो दिया। अपने घर, अपनी जमीन से बेदखल होकर बाबर काबुल की तरफ बढ़ा। काबुल में उसने अपनी एक छोटी सी सल्तनत कायम की, लेकिन उसका दिल हमेशा समरकंद के लिए धड़कता रहा। वह जानता था कि मध्य एशिया में उसकी दाल नहीं गलेगी। तो सवाल यह उठता है कि बाबर ने हिंदुस्तान का रुख क्यों किया? इसके कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था उसकी महत्वाकांक्षा। वह एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था और हिंदुस्तान अपनी दौलत और संसाधनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश पर कब्जा करना किसी भी बादशाह का सपना हो सकता था। दूसरा कारण था हिंदुस्तान की राजनीतिक अस्थिरता। उस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन उसका साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। कई सूबेदार और राजा खुद को आजाद मान रहे थे और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। बाबर के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसे हिंदुस्तान की कमजोर राजनीतिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। कहते हैं ना, मौके पर चौका मारना ही असली विजेता की पहचान होती है। बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता भी मिला। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए बुलाया। उन्हें लगा
कि बाबर आएगा, लोदी को हराएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन उन्होंने बाबर की महत्वाकांक्षा को कम आंका था। बाबर सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, वह यहाँ एक साम्राज्य स्थापित करने के इरादे से आया था। बाबर के पास एक और बड़ी ताकत थी जो उस समय हिंदुस्तान के शासकों के पास नहीं थी। वह थी तोपें और बारूद। उसने उस्मानी तुर्कों से तोपों का इस्तेमाल सीखा था और उसकी सेना छोटी लेकिन बहुत अनुशासित थी। उसे पता था कि एक छोटी और आधुनिक सेना एक बड़ी और पुरानी तरीके से लड़ने वाली सेना पर भारी पड़ सकती है। अपने सपनों को पूरा करने, एक नई तकदीर लिखने और हिंदुस्तान की दौलत पर अधिकार करने के इरादे से बाबर ने अपनी सेना के साथ सिंधु नदी को पार किया। ये एक ऐसा कदम था जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देवियों और सज्जनों, अब हम उस ऐतिहासिक दिन पर पहुंच गए हैं जिसने हिंदुस्तान के भविष्य की पटकथा लिख दी। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। जगह थी पानीपत का मैदान। ये वही मैदान है जिसने हिंदुस्तान की किस्मत के कई बड़े फैसले देखे हैं। एक तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन जोशीली और अनुशासित सेना, जिसमें लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थीं। दूसरी तरफ थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक और सैकड़ों हाथी थे। देखने में तो यह लड़ाई एकतरफा लग रही थी। कोई भी सोच सकता था कि लोदी की विशाल सेना बाबर की मुट्ठी भर सेना को कुचल देगी। लेकिन इतिहास हमेशा ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से लिखा जाता है। बाबर सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक बहुत चतुर सेनापति भी था। उसने युद्ध से पहले ही पानीपत के मैदान का अच्छे से जायजा ले लिया था। उसने तुलुगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस नीति के तहत सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था, बायां हाव, दायां हाव और मध्य। इसके अलावा एक हिस्सा रिजर्व में भी रखा जाता था जो मौका देखकर दुश्मन पर पीछे से हमला करता था। बाबर ने अपनी सेना के आगे सैकड़ों बैलगाड़ियां खड़ी कर दी और उन्हें चमड़े के रस्सों से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के बीच में जगह छोड़ी गई जहां से तोपें आग उगल सकती थीं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच था जो दुश्मन को सीधे हमला करने से रोकता था। जब इब्राहिम लोदी की सेना ने हमला किया तो वे बाबर की इस किलेबंदी को देखकर हैरान रह गए। उनके हाथी तोपों की आवाज से डर कर बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। लोदी की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी और एक जगह पर ही इकट्ठा हो गई थी। यही वह मौका था जिसका बाबर को इंतजार था। उसने अपनी तुलुगमा टुकड़ियों को इशारा किया जिन्होंने लोदी की सेना को दोनों तरफ से और पीछे से घेर लिया। बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया और उसके तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। लोदी की विशाल सेना कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस लड़ाई का नतीजा बहुत भयानक था। इब्राहिम लोदी अपने हजारों सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में मारा गया। इस एक जीत ने बाबर को दिल्ली और आगरा का बादशाह बना दिया। हिंदुस्तान में लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ एक युद्ध में जीत नहीं थी, यह दो अलग अलग युगों, दो अलग अलग तकनीकों और दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि एक छोटी, अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना एक बड़ी लेकिन पुरानी पड़ चुकी सेना पर कितनी भारी पड़ सकती है। इसी जीत के साथ हिंदुस्तान में एक नए युग का सवेरा हुआ। बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन उसे मजबूत करने का ज्यादा समय उन्हें नहीं मिला। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का नाम तो भाग्यशाली होता है, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उसे अपने पिता से एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो अभी भी बहुत नाजुक था। उसके अपने भाई ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और साम्राज्य को आपस में बांटने की कोशिश करने लगे। इसके अलावा अफगान सरदार जिन्हें बाबर ने हराया था, एक बार फिर सिर उठा रहे थे। उनमें सबसे बड़ा खतरा था शेर शाह सूरी, जो बिहार का एक छोटा सा जागीरदार था, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी और काबिल था। हुमायूं एक पढ़ा लिखा और दयालु इंसान था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी सैनिक कुशलता और दूरदर्शिता की कमी थी। वह अक्सर फैसले लेने में देर कर देता था, जिसका फायदा उसके दुश्मनों ने उठाया। शेर शाह सूरी ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई
और हुमायूं को चुनौती दी। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। इन हारों के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। वह लगभग 15 सालों तक दर दर भटकता रहा। इन मुश्किल सालों में वह सिंध, राजस्थान और फिर फारस यानी ईरान गया। इसी भटकते हुए जीवन में 1542 में अमरकोट के किले में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे महान बादशाह बना। यह हुमायूं के जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फारस के शाह की मदद से एक नई सेना तैयार की। कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 1545 में शेर शाह सूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। सूरी साम्राज्य में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। ये हुमायूं के लिए अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस पाने का एक शानदार मौका था। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में सूरी सेना को हराकर एक बार फिर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 15 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान का बादशाह बना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में अपने पुराने किले के पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना 1556 की है। हुमायूं का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी हिम्मत और लगन से उसने सब कुछ वापस भी पा लिया। हालांकि वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने बेटे अकबर के लिए एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की जमीन तैयार कर दी थी। हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। देवियों और सज्जनों, जरा सोचिए, एक 13 साल का बच्चा जिसके सिर पर एक ऐसे साम्राज्य का ताज था जो किसी भी वक्त बिखर सकता था। अकबर का संरक्षक बैरम खान था, जो एक वफादार और काबिल सेनापति था। अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हेमू, जो सूरी शासक का प्रधानमंत्री और सेनापति था। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुगलों का सूरज उगने से पहले ही डूब जाएगा, लेकिन तकदीर ने इस कहानी में एक और मोड़ लिखा था। सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। यह लड़ाई अकबर की मुगल सेना और हेमू की अफगान सेना के बीच लड़ी गई। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी था। उसकी सेना मुगलों को पीछे धकेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हेमू यह लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन तभी एक तीर आकर हेमू की आंख में लग गया और वह हाथी से नीचे गिर गया। अपने नेता को गिरा हुआ देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बैरम खान ने इस मौके का फायदा उठाया और लड़ाई जीत ली। इस जीत ने मुगल सत्ता को हिंदुस्तान में एक बार फिर से और इस बार बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया। यह अकबर के महान युग की शुरुआत थी। अकबर समझ गया था कि हिंदुस्तान पर सिर्फ तलवार के जोर पर शासन नहीं किया जा सकता। यहाँ लंबे समय तक राज करने के लिए यहाँ के लोगों का दिल जीतना जरूरी है। उसने एक बहुत ही समझदारी भरी नीति अपनाई। उसने राजपूतों के साथ दोस्ती और शादी के रिश्ते बनाए। उसने राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से शादी की। उसने राजपूत राजाओं को अपने दरबार में बड़े बड़े पद दिए, जैसे राजा मानसिंह और राजा टोडरमल। इस नीति से उसे राजपूतों की वफादारी और बहादुरी का साथ मिला, जिससे उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया, जिससे आम जनता में उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। अकबर ने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि उसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी दिया। उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जो एक तरह की सैन्य और नागरिक सेवा थी। उसने भूमि माप के आधार पर एक नई लगान व्यवस्था शुरू की, जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता था। इसके अलावा अकबर की सबसे बड़ी देन थी उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। उसने सभी धर्मों के लोगों को इज्जत दी। 1582 में उसने दीन ए इलाही नाम से एक नया विचार पेश किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया,
जहां वह अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। अकबर का शासनकाल सही मायनों में मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था। अकबर ने जो विशाल और मजबूत साम्राज्य बनाया था, उसे उसके बेटे जहांगीर ने संभाला। जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसके शासनकाल में कोई बहुत बड़ी नई विजय तो नहीं हुई, लेकिन उसने अपने पिता की नीतियों को काफी हद तक जारी रखा। जहांगीर को कला, खासकर चित्रकला से बहुत ज्यादा लगाव था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई। वह प्रकृति, जानवरों और पक्षियों के चित्र बनवाने का बहुत शौकीन था। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर जैसे महान चित्रकार थे। जहांगीर को न्याय का बड़ा ख्याल था। उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे कोई भी आम आदमी खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। जहांगीर के शासनकाल पर उसकी पत्नी नूरजहां का बहुत गहरा प्रभाव था। नूरजहां बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर और महत्वाकांक्षी महिला थी। धीरे धीरे उसने शासन का सारा काम अपने हाथों में ले लिया था। सिक्कों पर भी जहांगीर के साथ उसका नाम अंकित होने लगा था। जहांगीर के आखिरी दिनों में उसके बेटों में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। जहांगीर के बाद उसका बेटा खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। शाहजहां का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर आती है। उसका काल मुगल स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनवाया, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने और भी कई शानदार इमारतें बनवाई। उसने दिल्ली में एक नया शहर बसाया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया, जो आज की पुरानी दिल्ली है। यहीं पर उसने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लाल किले के अंदर दीवान ए आम और दीवान ए खास जैसी खूबसूरत इमारतें हैं। दीवान ए खास में ही प्रसिद्ध तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन रखा गया था, जो सोने और बेशकीमती हीरों जवाहरातों से जड़ा हुआ था। शाहजहां के काल में साम्राज्य में शांति थी और खजाना भरा हुआ था, जिससे उसे अपनी कला और स्थापत्य के शौकों को पूरा करने का पूरा मौका मिला। हालांकि शाहजहां का काल शांति और समृद्धि का काल था, लेकिन इन शानदार इमारतों को बनाने में बेहिसाब पैसा खर्च हुआ था। इससे शाही खजाने पर बहुत बोझ पड़ा। शाहजहां के आखिरी दिनों में उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। ये सुनते ही उसके चारों बेटों दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच गद्दी के लिए एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को हराकर और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके 1658 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। इस तरह मुगल कला के एक सुनहरे युग का अंत हुआ और एक नए लेकिन बहुत अलग युग की शुरुआत हुई। शाहजहां को कैद करने और अपने भाइयों को रास्ते से हटाने के बाद औरंगजेब आलमगीर की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब अपने पूर्वजों से बहुत अलग था। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और एक बहुत ही सादा जीवन जीता था। उसे कला, संगीत या शानदार इमारतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने दरबार में संगीत और नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। उसका एकमात्र मकसद पूरे हिंदुस्तान को मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे लाना और इस्लामी कानून को लागू करना था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल युद्ध के मैदान में गुजार दिए। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। उसने बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतकर दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन यही विस्तार उसके लिए और साम्राज्य के लिए घातक साबित हुआ। उसने अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण कई गलतियां की। उसने 1779 में हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इन नीतियों के कारण जो राजपूत कभी मुगल साम्राज्य के सबसे वफादार स्तंभ हुआ करते थे, वे अब उसके दुश्मन बन गए। जाट, सतनामी और सिखों ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की सबसे बड़ी चुनौती बने मराठा। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, यानी
छिपकर हमला करना और फिर पहाड़ों में गायब हो जाना। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत यानी दक्कन में मराठों से लड़ते हुए बिताए। इस लंबी और महंगी लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। शाही खजाना खाली हो गया और सेना थक चुकी थी। 1707 में लगभग 90 साल की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह एक ऐसा बादशाह था जिसने साम्राज्य को सबसे बड़ा तो बनाया, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी जड़ों को खोखला भी कर दिया। उसकी मृत्यु के समय साम्राज्य चारों तरफ से दुश्मनों और विद्रोहों से घिरा हुआ था। उसने अपने पीछे एक विशाल लेकिन कमजोर और अशांत साम्राज्य छोड़ा। उसकी नीतियों ने साम्राज्य के हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो गई, जिसे उसके बाद आने वाले कमजोर शासक रोक नहीं पाए। देवियों और सज्जनों, मुगल साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों और बादशाहों की कहानी नहीं है। यह उस प्रशासन, कला और संस्कृति की भी कहानी है जिसने हिंदुस्तान पर एक बहुत गहरी और अमिट छाप छोड़ी है। मुगलों ने एक बहुत ही कुशल और केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली बनाई, जिसकी नींव अकबर ने रखी थी। पूरे साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में बांटा गया था। हर सूबे में एक सूबेदार यानी गवर्नर होता था जो कानून व्यवस्था देखता था, और एक दीवान होता था जो लगान वसूलने का काम करता था। इस बंटवारे से शासन चलाना बहुत आसान हो गया था। अकबर की मनसबदारी प्रणाली ने एक मजबूत नौकरशाही और सेना का निर्माण किया जो साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। मुगलों का सबसे बड़ा योगदान शायद कला और स्थापत्य के क्षेत्र में है। उन्होंने भारतीय और फारसी स्थापत्य शैली को मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। बड़े बड़े गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराब वाले दरवाजे और सुंदर बाग बगीचे इस शैली की पहचान है। हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाल किला और सबसे बढ़कर ताजमहल मुगल स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। ये इमारतें आज भी हमें उस दौर की शान और शौकत और कलात्मकता की याद दिलाती हैं। इसी तरह चित्रकला के क्षेत्र में भी मुगलों ने कमाल किया। जहांगीर के काल में तो यह कला अपने चरम पर थी, जिसमें प्रकृति और व्यक्ति चित्रों को बहुत बारीकी से बनाया जाता था। साहित्य और संगीत को भी मुगलों ने बहुत बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें अबुल फजल जैसे इतिहासकार, टोडरमल जैसे वित्त मंत्री और तानसेन जैसे महान संगीतकार शामिल थे। अबुल फजल ने अकबरनामा और आइन ए अकबरी जैसे ग्रंथ लिखे, जिनसे हमें उस समय के समाज और प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। फारसी उस समय दरबार की भाषा थी, लेकिन हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का भी विकास हुआ। मुगल काल में ही उर्दू एक साहित्यिक भाषा के रूप में उभरी। मुगल बादशाह संगीत के भी बड़े शौकीन थे, हालांकि औरंगजेब ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। मुगल काल ने भारतीय समाज को भी बहुत प्रभावित किया। खाने पीने से लेकर पहनावे तक हर चीज में एक नयापन आया। बिरयानी, कबाब, कोरमा जैसे कई व्यंजन मुगल काल की ही देन है। शेरवानी और सलवार कमीज जैसे पहनावे भी इसी दौर में लोकप्रिय हुए। मुगलों ने भारत को एक मिली-जुली संस्कृति दी, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। ये संस्कृति हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के मेलजोल से बनी थी। हालांकि औरंगजेब के समय में इस पर कुछ असर पड़ा, लेकिन आम लोगों के स्तर पर यह मेलजोल बना रहा। आज भी हमारी भाषा, हमारे खाने, हमारे संगीत और हमारी इमारतों में मुगल काल की झलक साफ दिखाई देती है। हर चीज जिसका उदय होता है, उसका अस्त होना भी निश्चित है। देवियों और सज्जनों, मुगल साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 के बाद यह विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। इसके पतन के कई कारण थे। सबसे पहला और बड़ा कारण था औरंगजेब के बाद आने वाले शासकों का कमजोर और अयोग्य होना। वे उत्तर मुगल कहलाए और उनमें से ज्यादातर अपने पूर्वजों की तरह काबिल नहीं थे। वे अपना ज्यादातर समय भोग विलास और दरबारी साजिशों में बिताते थे, जिससे प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया। गद्दी के लिए लगातार होने वाली लड़ाइयों ने साम्राज्य को और भी खोखला कर दिया।
दूसरा बड़ा कारण था साम्राज्य का बहुत ज्यादा विशाल हो जाना। औरंगजेब ने साम्राज्य को इतना फैला दिया था कि दिल्ली में बैठे बादशाह के लिए दूर दराज के सूबों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था। सूबेदार और गवर्नर ताकतवर होने लगे और उन्होंने धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए। मराठा, सिख और जाटों की बढ़ती ताकत ने भी मुगल सत्ता को कड़ी चुनौती दी। मराठे तो इतने ताकतवर हो गए थे कि वे दिल्ली तक आकर लूटपाट करने लगे थे। साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। औरंगजेब की लंबी लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया था। इस कमजोर होती हालत में विदेशी आक्रमणों ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया और यहां से बेशुमार दौलत लूट कर ले गया। वह अपने साथ प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और तख्त-ए-ताउस यानी मयूर सिंहासन भी ले गया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत और ताकत को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार हमले किए। इन सब घटनाओं के बीच एक नई ताकत हिंदुस्तान में अपने पैर जमा रही थी। यह ताकत थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया। इस शून्य को भरने के लिए कई ताकतें आपस में लड़ने लगीं, जिनमें मराठे, सिख और अंग्रेज प्रमुख थे। आखिरकार इस संघर्ष में अंग्रेज विजयी हुए और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून यानी आज के यांगून भेज दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान में मुगल शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। मुगल साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन भारत के इतिहास, संस्कृति और पहचान पर उसकी छाप आज भी जिंदा है। यह एक ऐसे युग का अंत था जिसने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया।